अपने इंतखाबी मंशूर जारी करने के बाद भी कांग्रेस अवाम को उसकी तफसील बताने का सिलसिला जारी रखे हुए है और इसी कड़ी में बेंगलुरु पहुंची फिल्म अदाकार और कांग्रेस लीडर खुशबू सुंदर ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। अपने इंतखाबी मंशूर की खूबियां बताते हुए खुशबू ने पीएम मोदी के चौकीदारी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि इतने चौकीदारों के रहते हुए आखिर मुल्क का पैसा कैसे लूटा जा रहा है। भगोड़ों की हिमायत का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने ब्लैक मनी, रोजगार और 15 लाख का मुद्दा भी उठाया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि बदउनवानों पर सख्ती से परेशान गलत इल्जाम लगा रही है। We talk about welfare, we talk about wealth, we talk about progress, we talk about unity. Most importantly, we talk about employment. We talk about the armed forces on the borders, and we also talk about safety of women and empowerment of women. People have raised questions. First thing is about Nyay scheme, what we are coming out. Let's look at Manrega, which had come up during the UPA. BJP in the opposition, they opposed it vehemently. They said this is never going to succeed. It's only about looting the country. But when the Chaukidars of the Chor party decided to rule this country, the head Chaukidar, our respectable Prime Minister Narendra Modi ji, had said Manrega is the colossal waste of the UPA. So if the Prime Minister says that चौकीदार मैं हूँ, इस देश का चौकीदार मैं हूँ, and देश में चोरी हो रही है, तो I'm not going to go and ask the Prime Minister of the next bordering country and ask why my country is facing this problem. I'm going to ask the चौकीदार who claims मैं 56 इंच का चौकीदार हूँ, तो जवाब दो 56 इंच के चौकीदार साहब चोरी क्यों हुई है मेरे देश में, उनको आपने बाहर क्यों जाने दिया? तो मैं तो ये पूछूंगी ना कि आपका हिस्सा कितना था भैया उसमें। आंध्र प्रदेश के बाद इनकम टैक्स का साया कर्नाटक में पहुंच गया है। बेंगलुरु सेंट्रल से कांग्रेस उम्मीदवार रिजवान अरशद के मुताबिक इंतखाबी दफ्तर की तलाशी लेकर हामियों को डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी हार देखकर आईटी और दीगर सरकारी एजेंसीज का सहारा ले रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं, हर ताकत का मुकाबला करेंगे। वाज़ेह रहे कि रियासत के 28 सीटों में से वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार रिजवान अरशद पहले अपनों की नाराजगी से परेशान थे, लेकिन अब सरकारी एजेंसीज पर साजिश का इल्जाम लगाते नजर आए। हालांकि साबिक सीएम सिद्धारमैया समेत इत्तेहाद के कई लीडरान उनकी हिमायत में तशहीर कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी सियासी पार्टियों को मिलने वाले चंदे की पूरी जानकारी मांगी है। चुनावी बॉन्ड को लेकर दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हुक्म सुनाया है। कोर्ट ने सियासी पार्टियों को चंदे की पूरी जानकारी सीलबंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन से साझा करने का हुक्म दिया है। अभी तक जो चंदा मिला है या 15 मई तक जो भी चंदा मिलेगा उसकी पूरी जानकारी 31 मई तक इलेक्शन कमीशन को देनी होगी। फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक नहीं लगाई गई है और ना ही चंदा देने वालों की पहचान मंजरे आम करने का हुक्म दिया है। आज के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम निर्णय दिया है, इंटरिम जजमेंट, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो दिया है डोनर के पर्टिकुलर्स, उनको इलेक्शन कमीशन को एक सील्ड बंद लिफाफे में देने होंगे। और क्योंकि ये आखिरी जो टाइम है बॉन्ड देने का, बॉन्ड खरीदने का, वो 15 मई है, उन्होंने कहा है 30 मई तक हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने बॉन्ड्स का ब्यौरा कि किसने उनको दिया है ये इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन उसे अपने पास रखेगा और फिर आगे तारीख लगेगी जब फाइनल पूरा फैसला होगा। इस निर्णय का इम्प्लीकेशन अभी फौरन तौर पे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल संभव है कि पॉलिटिकल पार्टी ये कहेंगी कि हमें तो ये बॉन्ड बाय पोस्ट आ गया है और उस पर ये तो लिखा नहीं था किसने भेजा है, तो हमें तो पता नहीं किसने भेजा है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टियां ये कह देंगी तो फिर किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। तो ये निर्णय देखने में तो लगता है कि शायद इसका कुछ असर हो, लेकिन वास्तव में इसका कोई असर होने वाला नहीं है। ये तो अगली हियरिंग के बाद ही कुछ होगा।
तमिलनाडु पहुंचे कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर मुल्क की सखाफत से खिलवाड़ करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि एक साथ हजारों तरह के लोग एक साथ रहकर दुनिया में एकता का पैगाम देते रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत सियासी मफाद के लिए आपसी भाईचारा तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस डीएमके की इत्तेहादी रैली में राहुल ने कहा कि पीएम मोदी 5 तक किसान नौजवान को छोड़ अपने दोस्तों की तरक्की में लगे रहे, जबकि रियासत के किसान अपने मुतालबे को लेकर दिल्ली तक पहुंच गए थे। इंडिया is made up of many different states, each one having its own culture, its own identity, and its own language. And India is the sum total of all these states put together. And that is why for us, the history, the culture, the language of the Tamil people is very, very important. And the DMK and the Congress and our other partners today are fighting Mr. Narendra Modi for this reason. Mr. Narendra Modi thinks that he can impose one idea on this country. He does not realize that this country is millions of different ideas, millions of different expressions, different languages, different histories. That just because he can control the AIDMK government, he can control the people of Tamil Nadu. इस मौके पर राहुल गांधी ने मौजूदा हुकूमत पर बदउनवानी के संगीन इल्जामात भी लगाए। Mr. Narendra Modi has run a government for 15 people. You know the names: Anil Ambani, Mehul Choksi, Nirav Modi. These are all Mr. Narendra Modi's friends. And all the money that should have gone to the poor people of this country, that should have gone to the farmers of Tamil Nadu, should have gone to the youngsters of Tamil Nadu, has gone to these 15 people. But when Tamil farmers go and protest in Delhi, Mr. Narendra Modi does not have one word to say. When Tamil youngsters cannot find a job, Mr. Narendra Modi has nothing to say. I said Mr. Narendra Modi promised 15 lakh rupees in every Indian bank account. And I told the economists that I understand that this 15 lakh number is a lie. And I told them, don't give me some big theory. Don't give me a book. Don't give me long written answers. I just want one number. But I want a real number, a true number. And I want that number to be such that the Indian economy is not destroyed because we give this money to a surgical strike on poverty. वहीं तमिलनाडु के बीजेपी इंचार्ज और मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने रियासत में दोबारा कामयाबी का दावा किया है। There is the voice of all the people of Tamil Nadu in this alliance, and this alliance stands for a strong, stable, decisive, honest and visionary leader, Prime Minister Shri Narendra Modi. This alliance is working to strengthen Prime Minister Shri Narendra Modi's government and to ensure that the next government will have a big voice of the people of Tamil Nadu, will have a big representation of the people of Tamil Nadu. And I am very confident that all the people of Tamil Nadu want Prime Minister Shri Narendra Modi to once again become the Prime Minister and serve the people of India, serve the people of Tamil Nadu, and bring back the pride, the rich cultural heritage that Tamil Nadu has, that the people of Tamil Nadu are blessed with, that we have all offered to the rest of the world.
कल हैदराबाद में वोटिंग के बाद एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को जमकर फटकार लगाई। अमन के लिए पीएम मोदी की वापसी वाले बयान पर पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो हिंदुस्तान का दिल है। उन्होंने पीएम मोदी पर वादी की बदहाली का जिम्मेदार भी उन्हें ठहराया। इस मौके पर ओवैसी ने वर्धा में हिंदू दहशतगर्दी का मुद्दा उठाने पर पीएम मोदी को निशाने पर लिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि अगर पीएम मोदी दोबारा पीएम बनते हैं तो बातचीत का माहौल बनेगा, जिसे लेकर अपोजिशन लीडरान बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। I have condemned the statement of Imran Khan. He has no right whatsoever to interfere in the electoral process of a great country like India. He comes from a country where their electoral process is controlled by their army, by the ISI. And we have a very free and fair elections. It is completely wrong on the part of Imran Khan to say that he wants Narendra Modi as a Prime Minister of India so that the Kashmir issue can be solved. I would like to remind Imran Khan that Kashmir किसी की बाप की जागीर नहीं है। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है। कश्मीरी हमारा दिल है। यकीनन कश्मीर में बहुत कुछ करना है जो मोदी नाकाम साबित हुए। I am very surprised that the Prime Minister of India didn't get notice for his speech in Wardha, wherein he equated terrorism with one religion. I was very surprised that the Prime Minister should have gotten noticed when he equated terrorism with one religion and thereby casting aspersion into another religion. But as far as KCR is concerned, I am sure he will reply to it, and inshallah he'll give a very satisfactory reply to the Election Commissioner. पहले मरहले की वोटिंग के बाद आंध्र प्रदेश में कशीदगी बढ़ती जा रही है। हालांकि इंतजामिया हालात को काबू में कर लेने का दावा कर रहा है। वोटिंग के दौरान मारपीट के कई वाकयात सामने आए जो देर रात तक जारी रहे। जगह जगह टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कारकुनान में झड़पें और आगजनी की खबरें आती रहीं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि कल रियासत के सभी सीटों पर वोट डाले गए। इस दौरान गंटूर समेत कई मकामात पर नोकझोंक हुई, जिसमें एक कारकुन की मौत भी हो गई। हालांकि इसके लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे को जिम्मेदार बता रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।